अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन पूरे मुल्क में मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो टेम्परेचर्स भी ख़राब हैं, मौसम भी ख़राब है और बड़ी अजीब सी हवाएं हमें पड़ोसी मुल्क से आती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमेशा की तरह भारत का जो मिजाज है उसमें जाहरियत, उसमें एक फ़ेक किस्म का बुली करने का अंदाज़ है। वो पूरे इस खित्ते का अपने आप को बिग डैडी समझता है और अभी भी उनका जो रिएक्शन आ रहा है वो इससे कम नहीं है। देखिए, हमारी एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि ये कुर्बानियाँ हमने सबसे ज़्यादा दी हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेके हमारी मसाजिद, हमारी आर्मी फोर्सेस, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और आम शहरियों तक ने कुर्बान की हैं अपनी जानें इन द फायर ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म। तो हमसे ज़्यादा ये दर्द कोई नहीं समझता कि जब अपने जाते हैं या उन पर हमला होता है तो कैसी फीलिंग होती है। लेकिन बिला जवाज़, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर हक़ाइक़ को जाने, जिस तरह की जाहरियत और जिस तरह के सूडो नेशनलिज्म का इंडिया मुज़ाहरा करता है, उस पर भी चेक रखना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि इस वक्त जिस किस्म की वहाँ से मीडिया की गुफ्तगू आ रही है, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल बाकायदा कौम से खिताब किया, जिस पर आपने बहुत सारे एनालिसिस भी सुने, लोगों ने इस पर रिएक्शंस भी अपने दिए। लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी एप्ट रिस्पॉन्स, जिसको डिप्लोमेटिक ज़बान में कहा जाता है कि it was firm and at the same time it had a tone of reconciliation, कि अगर उनसे गलती हो रही है तो उनको बड़ा फर्मली ये बताया गया है कि पाकिस्तान इस किस्म की जाहरियत और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन हम फिर भी मुज़ाकरात की टेबल पे उसकी मेज़ पर आने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से आपको इन्वेस्टिगेशंस में अगर कोई भी ताउन चाहिए तो हम उसके लिए भी आपके साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आपको कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो खिताब था उसकी कुछ झलकियाँ, उसकी कुछ की स्टेटमेंट सुनवाते हैं। This is how a responsible statesman is actually going to respond to a situation like this. पाकिस्तान रिटेलिएट करने के बारे में सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये बात आती है हमारी सॉवरेनिटी पे और हमारे ग्लोबल परसेप्शन पे। अब ज़रा दूसरी तरफ के हक़ाइक़ जानिए कि ना सिर्फ हम पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम द हाइस्ट ऑफ ऑफिसर्स से यलगार सुन रहे हैं जारहाना बयानात की, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो सोसाइटी का अपना एक मिजाज है उसमें कितनी अग्रेशन और उसमें कितना फैशिज्म भरा जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस महीने की ही आखिरी तारीखों में कैफ़े आज़मी साहब को एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए उर्दू कॉन्फ्रेंस के ही हवाले से कराची में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही थी, जिसमें शबाना आज़मी साहिबा और जावेद अख्तर साहब भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन हुई, हमने देखा कि जी सॉलिडारिटी प्रूव करते हुए जावेद अख्तर साहब ने और शबाना आज़मी ने कराची आने का और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का अपना फ़ैसला बदल दिया। ये वो हमारे सामने मिसाल मिलती है कि व्हेन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरेरी एंड पीपल टू पीपल कॉरिडोर एक्टिविटीज़ और उसमें आप एक बड़ा अग्रेसिव स्टांस लेते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि इफ़ एनीबडी ट्राइज टू हैव a sensible, a mature opinion about it, तो उसको भी किस तरह शन ऑफ कर रहा है उनका माशरा और उनके मीडिया। सबसे पहली मिसाल यहाँ पे आती है सिद्धू की। उनको सैक किया गया उनके शो पे बिकॉज ही वाज साइडिंग एंड ही वाज गिविंग अ वेरी रैशनल ओपिनियन कि अभी तो जी आपकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई हैं, अभी आपके पास डिटेल्स मौजूद नहीं हैं, जिस तरह का आप स्टांस ले रहे हैं वो सही नहीं है। बट इनके जो लोअर कडेयर का आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो भी इस पूरे डिस्कोर्स में कूद पड़े हैं। ऐसा लगता है कि हर एक को अपना नेशनलिज्म, कि वो कितने पेट्रियाटिक हैं, कितने भारतीय हैं, वो इस इशू पे आके उन्होंने एक तरह से प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे सामने आए जी अजय देवगन साहब, जिनकी हाल ही में मूवी रिलीज़ होने वाली है टोटल धमाल। उन्होंने कहा जी ये अब जो वाक़या हुआ है सॉलिडारिटी इंडिया के साथ, ये मूवी मैं पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं करूँगा। आई डोंट नो हमारी सेहत पे उस पर क्या असर पड़ने वाला है, बल्कि उनको सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में ये मूवी पायरेटेड और ब्लैक तरीके से देखी जाएगी तो भी पाकिस्तान इंडिया का ही नुकसान कर रहा होगा, उन्हीं के फिल्म मेकर्स का नुकसान कर रहा होगा, और अब तो शायद कौमी फरीज़ा समझ के हम ये मूवी ब्लैक में देखें। दूसरी तरफ आती है जी बात कंगना रनौत साहिबा की। उनको भी लगता है कि शी नीड्स टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। जहाँ वो बॉलीवुड में अपने लिए रिपल्स क्रिएट करती हैं, उन्होंने इस मौज पे भी सवार होने की कोशिश की और पाकिस्तान को काफ़ी बुरा भला कहा। और सबसे लेटेस्ट और सबसे अमेजिंग आर्ग्यूमेंट पता नहीं उनके काश्तकारों ने निकाला। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे। ये हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
पता नहीं इनको क्यों नहीं बताया इन्होंने पाकिस्तानी क्यूजीन के हवाले से। पाकिस्तान कुकिंग चैनल्स शायद वहाँ पे नहीं आते। हम टमाटर की जगह दही इस्तेमाल कर लेंगे और टमाटर गोश्त के बगैर भी रह लेंगे, कढ़ाई में थोड़े से कम टमाटर डाल देंगे, लेकिन सॉवरेनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वंस अगेन इट इज़ नॉट टू हैव एन एग्रेसिव स्टांस, लेकिन आपको शो करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जिसको माना जाता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रही है। वो कह रही है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग में अब जो आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको हम IPL में नहीं आने देंगे, इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं आने देंगे, सो प्लीज़ पिक अ साइड। आई मीन पता नहीं इंडिया के जहन में ये क्यों है। इट्स नॉट अ बॉलीवुड सागा, ये उनकी कोई इसमें जीत नहीं है और हम चाहते हैं कि सैनिटी शुड प्रिवेल। उनके अपने शायर कहते हैं कि जी ऐसा लगता है कि चुनाव करीब है तभी बॉर्डर पे इतना तनाव है। वी लेट यू नो टेक ऑल ऑफ दैट इन एंड लेट इट सिंक इन, लेकिन उम्मीद यही है कि वहाँ के भी जो स्टेटमेंट्स हैं एक बड़ी रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपना दिल और दिमाग थोड़ा बड़ा करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग आज पाकिस्तान। और ज़रा आस पड़ोस की जहनी सेहत के बाद हमने कहा कि पाकिस्तान में सेहत के मसाइल से रिलेटेड एक बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरवेंशन हुई है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है, उसके बारे में भी बात की जाए। हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं जैज़ बीमा सेहत के हवाले से। बचपन में सुनते थे कि यू नो एक वो ऐड आता था जिसके अंदर एक बच्ची बड़ी खुशी खुशी ये बात कहती थी कि मेरे अब्बा ने बीमा पॉलिसी ली है। तो उस वक्त से ही हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट ज़रूर मौजूद है कि यू मस्ट हैव अ कंटिजेंसी फॉल बैक प्लान, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई भी हेल्थ डिफ़िकल्टी बग़ैर बताए एक नागहानी आफत के तौर पे आप पे आ सकती है। और अगर हम पाकिस्तान की आबादी को देखते हैं, 20 करोड़ अवाम में से एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अंडर सर्व्ड है, जिसके पास एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, और फिर खुदा ना खास्ता ऐसी किसी भी मुश्किल के वक्त में उनके पास फ़ौरी तौर पर कैश भी मौजूद नहीं होता कि वो अपने आप के लिए इलाज करवा सकें, हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवा सकें, एक अच्छे फिजिशियन को विज़िट कर सकें। सो व्हाट इज़ जैज़ बीमा सेहत all about? Jazz, as we know, is the largest mobile company in Pakistan, mobile and internet. It's about data and it's about connections. तो इनका ये जो नया इंटरवेंशन है ये एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा भी इसको अगर हम कहें कि M हेल्थ यानी मोबाइल हेल्थ के ज़मरे में आता है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस होते हुए देखे होंगे कि जी ऑनलाइन डॉक्टर्स को अपने पेशेंट के साथ या पॉसिबल पेशेंट के साथ कनेक्ट किया जाए, या इसकी मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स निकलती हैं। व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ कि इफ़ यू साइन अप, द साइन अप इज़ रियली क्विक। आप कॉल करके 5-6 मिनट में अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। फिर इसके बाद खुदा न खासा अगर आपको कभी भी मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, किसी अस्पताल में जाना पड़ता है, तो अगर आप उस वक्त इस अपनी सर्विस को इस्तेमाल करें, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और जो आपका फाइनेंशियल क्लेम है, द बिगेस्ट पार्ट इज़ दैट इट गेट्स क्लियर्ड विद इन 3 days, जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त टर्न अराउंड टाइम है। आमतौर पे लोगों का शिकवा यही होता है कि जी इंश्योरेंस हम ले लेते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है तो फाइन प्रिंट पता चलता है कि क्या कुछ उसमें कवर्ड नहीं है, या फिर हम खर्चा करके बैठे हुए होते हैं, हम कैशलेस होते हैं और उसको प्रोसेस होने में बहुत वक्त लगता है। तो ये मेरे ख्याल में एक तरह से एक फलाही काम भी है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रंग को, जो बहुत ही अंडर सर्व यू नो लेवल्स हैं सोसाइटी के, उनको किस तरह ये फैसिलिटेट करेगा। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमने जैज़ बीमा सेहत की टीम को यहाँ इनवाइट किया है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है द सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन एट सर्विस जैज़, उस्मान मसूद नूर साहब। थैंक यू सो मच उस्मान फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं फ्रॉम द बीमा मोबाइल फोन द चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा एंड ऑफ कोर्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस्मान हनीफ। थैंक यू सो मच कि बोथ ऑफ यू आर हियर एज वेल। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ उस्मान आपसे करूँ, great idea, and you know Jazz has many such products where they are now वो जो एक ट्रेडिशनल तरीके से हम सिर्फ एक मोबाइल कंपनी को थ्रू डेटा एंड थ्रू मिनट्स गेज करते थे, यू ट्राइंग टू हैव अ फार लार्जर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। व्हेन डिड दिस आइडिया कम अराउंड कि जी बीमा सेहत के साथ एक पार्टनरशिप की जाए? जी थैंक यू सिद्रा। हमें तकरीबन 1 साल हो गया हमने ये सर्विसेज लॉन्च की थी, और हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान की इस वक्त आबादी तकरीबन 21 करोड़ के लगभग है,
और उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की सतह के करीब हैं और 25% ऐसे लोग हैं जो कि गुर्बत की सतह से नीचे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली साफ़ पानी पीने का भी मुयस्सर नहीं है, और अगर इनमें से कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी सेविंग्स नहीं हैं कि वो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की फ़ी दे सके। ज़्यादा बीमारी की सूरत में खुदा न खास्ता अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो वो तो ये शायद सोच भी नहीं सकता कि मैं हॉस्पिटल का फ़ी रात का खर्चा कहाँ से दूंगा। और एक जो बात जहन में आती है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया, क्योंकि हमने कई प्रोग्राम्स हेल्थ केयर सेक्टर पे किए हैं, तो हमें ये इंसाइट मिलती है कि पाकिस्तान में रुझान है कि आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ़ बहुत लेटर स्टेजेस पे पहुँच जाती है, उसके बाद डॉक्टर से रुजू किया जाता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है, एक्सेस नहीं होता या आपके पास रिसोर्स नहीं होते। व्हाट वुड यू से, अगर उस्मान हनीफ, यू बोथ यू नो द सेम नेम, उस्मान आप क्या कहेंगे कि एज द बीमा मोबाइल कंपनी व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, और आप लोगों ने किस तरह प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, किसको आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा? I think the people who actually will get the most out of it are those who traditionally cannot get access to healthcare, right? So in rural areas, or people have to take time off work, and for them every day they sort of take off work is a day lost of Absolutely. labor. So many people that, but this also allows them to sort of call a doctor 24/7, जब भी मतलब उनको चाहिए वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी एडवाइस और कंसल्टेशन दे सकते हैं। सो आई मीन इट्स रियली, इफ़ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, कि जब इस सर्विस पे साइन अप करते हैं तो ना सिर्फ आप उनको मनी वाइज किसी भी डॉक्टर के एक्सेस में हेल्प करते हैं, बट डू यू आल्सो हैव अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स दे कैन एक्सेस? जी, so we have doctors sitting in our centers who are there 24 hours a day. So there's no, there's not like the doctor's busy on some other call or busy with something else. They're available there to actually speak to them about any of their issues. And on top of that, सिर्फ आप डॉक्टर से ही बात नहीं कर सकते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी बीमा से डॉक्टर से बात होती है, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर जा नहीं सकते हैं तो आप मेडिसिन अपने घर भी डिलीवर करवा सकते हैं। प्लस सैंपल टेस्ट कलेक्शन भी आपके घर से हो सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे ज़बरदस्त फीचर है, जिसको कि हम एडवर्टाइज भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, कि अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है तो हम आपको 10,000 रुपीज़ फ़ी रात तक का हॉस्पिटल का कवर भी, इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है आपको साथ साथ। अच्छा, व्हेन आई से माइक्रो इंश्योरेंस या इस तरह की एम हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, उसका एक विजन बड़ा नोबल होता है कि लेट्स लुक एट दिस द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो अंडर सर्व्ड है, लेकिन कई जो आपने यहाँ पे फीचर्स बयान किए हैं वो तो मेरे ख्याल में एवरी पाकिस्तानी कैन मेक यूज़ ऑफ। कि कई दफ़ा हम टेस्ट इसलिए नहीं करवाते क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है कि जी जाऊँ मैं लैब और उसके बाद टेस्ट करवाऊँ, या दूसरा आपने जैसे कहा कि जी मेरा वर्क स्केड्यूल मुझे अलाउ नहीं कर रहा, आई एम एक्सपीरियंसिंग सर्टन सिम्टम्स, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास डॉक्टर का एक्सेस हो, बट एट माई ओन कन्वीनियंस। सारे जो अच्छे फिजिशियंस हैं, जीपीज़ हैं, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा, या वहाँ पे वेटिंग बहुत है, या रात के किसी ऐसे पहर जब आपके पास ये कोई कन्वेंस मौजूद नहीं है, आप किसी अस्पताल में नहीं जा सकते, अचानक आपके बच्चे की या घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उस वक्त क्या किया जाए? आई थिंक दीज आर ऑल द इंस्टेंसेज वेयर दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस। बट डॉक्टर आयशा, डू यू थिंक कि यू आर लुकिंग एट द इंटायर पिरामिड ऑफ द पॉपुलेशन जिसको ये पिच किया जा सकता है, या राइट नाउ यू आर फोकस्ड एट अ सर्टेन सेगमेंट? So Bima is working in the social sector. So हमारा focus and the product के जो price points and they are targeted towards the lower socioeconomic group, right, जिनको also most ज़रूरत होती है for services like these. So those are the people जिनको access नहीं होता डॉक्टर का, जो afford नहीं कर सकते, which is why उनके लिए बहुत convenient है कि वो किसी भी टाइम डॉक्टर से फ़ोन पे फ्री बात कर सकें। एंड बाकी और भी कन्वीनियंसेस कि अगर आपके करीब फार्मेसी नहीं है तो हम आपको मेडिसिन घर डिलीवर कर देंगे, अगर आपके करीब कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट सेंटर नहीं है तो हम आपके घर से आके सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। सो वाइल डेफिनेटली वो हमारे टारगेट हैं, एट द सेम टाइम लाइक यू सेड द सर्विस इटसेल्फ इट्स फॉर द इंटायर लाइक pyramid as well, because in addition to teleconsultations and medicine delivery and discounts, एक और जो हमारा फीचर है that's what we call health tips, right, which means के हमने basically 4 programs डिज़ाइन किए हुए based on हमारी पाकिस्तानी population की most urgent health needs, and जिसमें आ जाते हैं hypertension, diabetes, maternal care, child care, and then there's also a family health and nutrition group. So when you join the service,
तो आपको अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ नीड्स उसमें से किसी एक ग्रुप पे साइन अप किया जाता है। यू कैन साइन अप टू थिंग्स विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू, और आपको उस हवाले से टिप्स मिलती रहती हैं। जैसे इफ़ अ यंग मदर इज़ गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पता कर सकते हैं। अगर कोई घर में बुजुर्ग है और उसको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो आप उसके लिए टिप्स ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे एडवांटेज नज़र आ रहा है कि आई फील इट विल बी अ ग्रेट इंटरवेंशन कि वो जो हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना, उस फिनोमिना से हम निकल आएंगे। और वो सिर्फ हम करते हैं इसलिए क्योंकि भाई डॉक्टर के पास जाना कन्वीनियंट नहीं है, डॉक्टर का कौन अपॉइंटमेंट ले, कौन जाके अस्पताल में वेट करे, तो चलो ये तो नॉर्मल बीमारी है, इसके लिए खुद ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं। आई वॉज सरप्राइज कि देयर आर सो मेनी पीपल हु कम इन एंड रिपोर्ट कि ये जो हम बार बार बात करते हैं सुपर बग्स की, पाकिस्तान में रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, हम खुद ही अपनी मर्जी का एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। पर उस्मान, आई लाइक टू नो, जिस तरह आपने कहा कि 1 साल से आप लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो साल भर में व्हाट आर द इनसाइट्स, अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला है, कॉमन क्वेरीज क्या होती हैं, कोई हिकअप्स आए जिसको आप लोगों ने फिर यू हैड टू रेक्टिफाई देम? देखिए, हम कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहते हैं कस्टमर से। इस वक्त तकरीबन हमारे पास 25 लाख कस्टमर्स हैं जो कि इस बीमा की सर्विसेज, क्रिटिकल नंबर जी, और इसके अंदर एक्सीडेंटल सर्विसेज के नंबर भी शामिल हैं। और सेहत के ऊपर हमारे पास तकरीबन 3.5 लाख लोग इस वक्त हमारे कस्टमर्स हैं। क्वेरीज हमें थरपारकर से भी एक कॉल आई थी कस्टमर की, जिसने हमसे ये भी पूछा कि जी हमारे यहाँ पानी नहीं है साफ़ पीने का, और हमें आप प्लीज़ तरीका बताएं कि किस तरह से हम पानी को मैं साफ़ करके पी सकते हैं। और वो भी डॉक्टर्स ने अकॉर्डिंगली उसको गाइड किया। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड नीड्स। आपको सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है और 9878 डायल करना है, and it's as simple as that. Wonderful. So all health related services under one roof are covered. सबसे पॉपुलर फीचर्स क्या हैं जैज़ बीमा सेहत के? और 1 साल की जिस तरह हमने बात की कि टिप्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, या फिर जो एक्सीडेंटल कवरेज है, बीमारियों के लिए कवरेज है, हॉस्पिटलाइजेशन के मामले हैं, उस पर रिस्पॉन्स ज़्यादा मिला है, इस पर हम बात करेंगे। एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन अप। मे बी विद टाइम द एप्लीकेशन ऑफ इट विल गो इन टू अदर एरियाज एज वेल। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. And welcome back. We're still in conversation with the team from Jazz बीमा सेहत। और सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं होती, और अक्सर हम देखते हैं कि हम उसके साथ सबसे ज़्यादा केयरलेस होते हैं। बीमारी है, टिंग 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 साथ में आपको तंग कर रही है, लेकिन ना आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ना अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल रहे हैं। और कई लोगों के लिए हम अपने आप को ब्लेस्ड तस्वुर करना चाहिए कि हमारी चॉइस होती है कि जी आज काम बहुत है, आज मेरे पास वक्त नहीं है, कल नहीं तो परसों डॉक्टर के चला जाऊँगा। लेकिन ट्राई टू इमेजिन कि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए किसी इलाज मुआवजे के लिए या डॉक्टर के पास नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास कैश नहीं होता, उनके पास आगे ही नहीं होती, उनके कस्बे या उनकी रिहाइश के करीब कोई हस्पताल या क्लिनिक नहीं होता। सो दैट इज़ वेयर जैज़ बीमा सेहत कम्स इन टू प्ले, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि उसके बारे में आपकी आगाही हो। बल्कि अपने इर्द गिर्द जो इस वक्त मेरे तमाम व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ज़रूर ये मशवरा दूँगी कि देखें, हमारे पास क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क कोई नहीं है। आपके अक्सर जो हेल्प होती है, डोमेस्टिक हेल्प, आप अक्सर कहते हैं कि भाई ये बहाना बना रहा है, शायद सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आज कह रहा है बच्ची बीमार है, हर रोज़ तीसरे चौथे दिन कोई पैसे लेने के लिए आपसे आ जाता है। आप ज़रूर उनको ये मैसेज पहुंचाएं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उनकी आगाही होनी चाहिए दैट दे कैन साइन अप फॉर द सर्विस लाइक जैज़ बीमा सेहत, और ये उनके बहुत सारे मसाइल को कवर करेगी। और ये हमारा, जिनके पास ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आती है, ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छी बात या अच्छा मशवरा भी सदका जारिया है। कमिंग बैक टू यू आयशा, एक बड़ा सवाल मुझे लगता है कि अक्सर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है देयर, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू अ ट्रस्ट डेफिसिट एज वेल। कल बल्कि हम इसी पे प्रोग्राम करने वाले हैं, वी वांट टू टॉक अबाउट कि गैप्स कहाँ हैं मेडिकल केयर में। तो मेरा एक आपसे सवाल है, अभी आपने मेंशन किया कि इट्स अ 24 आवर सर्विस वेयर पीपल कैन कॉल फॉर कंसल्टेशन। तो अगर कोई ज़बान अंग्रेज़ी नहीं समझता या उर्दू नहीं समझता, तब भी वो ये सर्विस अवेल कर सकता है? नहीं, डेफिनेटली। सो हमारे डॉक्टर्स डिफ़ॉल्ट तो उर्दू में सब बात कर सकते हैं। इन एडिशन हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो सारी रीजनल लैंग्वेजेस समझते भी हैं और उनमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। सही। एंड वी प्रेफर कि कस्टमर अपनी
नेटिव लैंग्वेज उनके लिए कंफर्टेबल है उसमें कम्युनिकेट ताकि वो क्योंकि सिम्टम्स बता रहा है तो अपनी कंफर्ट के साथ और अपने यानी जितना एलोक्वेंट वो हो सकता है वो करे। उस्मान साहब, व्हेन यू वर डिजाइनिंग द सर्विस डिड यू कीप दैट इन माइंड? वैसे भी जैज के पास मेरे ख्याल में तमाम ही लैंग्वेजेस में आपका कॉल सेंटर रिस्पॉन्ड करता है, सो दैट वाज अ बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और यू हैड टू बिल्ड समथिंग न्यू? एज आई मैंशनड अर्लियर के हमारे जो पार्टनर्स हैं अल्फला इंश्योरेंस एंड बीमा मोबाइल, सो जब ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा था तो उस वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया था और ये स्पेसिफिकली कि लैंग्वेज बैरियर को हमने कैसे एड्रेस करना है। एक और सवाल जो लोगों के जहन में आता है कि अक्सर हमारे पास ऐसी सर्विस या साइन अप या इंश्योरेंस होती है और जब हम पहुंचते हैं तो फाइन प्रिंट में फंस जाते हैं, यानी लोग उस वक्त हमें बताते हैं कि ये जो आपकी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, या ये लैब टेस्ट हैं, ये इसमें कवर्ड नहीं है, या फलाने अस्पताल में ये एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए क्या सोचा गया है? इसमें इस तरह है कि आपको पूरे पाकिस्तान में तमाम हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं, क्लिनिक्स, सब तमाम हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं खुदा ना खास्ता, और जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है। सही। वो स्लिप आपने लेकर आप 9878 पे सिंपली कॉल कर लें, वो आपको बता देंगे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। एंड वंस वी हैव गॉट योर रिसीट, वो जो भी डिस्चार्ज स्लिप है और जो क्लेम है, if you have a Jazz cash account, the claim will be processed within 24 hours. और अगर आपने चेक के थ्रू मंगवाना है तो हम बैंक अकाउंट भी आपका खोल रहे हैं, अगेन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रही है कस्टमर्स की, और आपको क्लेम विद इन 72 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह कहा गया कि तकरीबन 25 लाख तक आपके साइन अप्स हैं, 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए, उस्मान, तो उसमें सबसे बड़ी फीडबैक आपको क्या आई है? एक जो बड़ा मसला ऐप्स के साथ या ऐसी सर्विसेज के साथ होता है कि लोग साइन अप तो करते हैं बट दे आर नॉट इन द लूप, दे आर नॉट एक्टिव यूजर्स। तो आप टिप्स भी दे रहे हैं, प्रॉबली दैट्स अ पुश स्ट्रैटेजी, लेकिन लोग खुद एक्टिवली क्या नॉलेज शेयर कर रहे हैं या किन सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली हम 15 मुल्कों में शामिल हैं अभी तक, तो वी टेकन अ लॉट ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल दीज अदर मार्केट्स एंड वी रियलाइज के ऐप लुक्स वेरी नाइस ऑन टीवी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं आम लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, द डेटा इज़ वेरी वैल्यूएबल टू देम। तो हमारा दैट वी टुक दैट लर्निंग और हमने बस एक सिंपल सोल्यूशन क्रिएट किया जिधर हम रेगुलरली कस्टमर को इंगेज कर रहे हैं। We send out not only health tips through SMS but also through IVR, voice recording, because a lot of our population is illiterate. Right. So we actually engage them by making sure they can understand what we're sending out regularly. So those are some of the learnings that we've taken from the 15 markets and sort of our experience overall. And we found that the health tips and health coaching programs are very popular, but also the doctor consultation. Just being able to call up a doctor and understand something as simple as how to boil the water, or I have a sick child, I need some general advice on what to do. So we found that those trust building, as we understand, has to be a consistent effort. आपको बार-बार इस पे मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक जो बड़ा अलमिया है उसमें लैंग्वेज बैरियर भी है, दूसरे गैप्स भी हैं उस्मान। इशू ये आता है, लोगों को लगता है कि मैल प्रैक्टिस की बड़ी गुंजाइश मौजूद है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं? डू यू रिकॉर्ड व्हेन समबडी कॉल्स फॉर अ कंसल्टेशन? फिर दूसरा ये कि डॉक्टर ने जो उसको तजवीज़ दी है वो ये ना उसके पास कितनी अथॉरिटी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी आप कैसे करते हैं? खुदा ना खासा किसी ने गलत मशवरा दे दिया, गलत तशख़ीस हो गई, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? देखें, तमाम कॉल्स जो भी 9878 पर आ रही हैं एज़ पर SECP गाइडलाइंस, तमाम कॉल्स आर रिकॉर्डेड। सही। आपकी सर्विस जो है वो उसी वक्त आपको रजिस्टर कर दिया जाता है, लेकिन आपकी सर्विस की प्रोविजनिंग उस वक्त नहीं होती है। सही। वो तमाम कॉल्स जहाँ पे कस्टमर ने कॉन्सेंट दिया होता है कि उसने ये सर्विस लेनी है, वो तमाम कॉल्स क्वालिटी एश्योरेंस के पास जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस की टीम हर एक कॉल को सुनती है एंड देन दे प्रोविजन द सर्विस। और जो मैल प्रैक्टिसेस की बात है, आई थिंक आयशा वुड आंसर दैट। ऑल आवर डॉक्टर्स वो PMDC के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो पाकिस्तान का मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल होता है। और एवरेज वर्क एक्सपीरियंस इज़ 4 to 5 years. And like Usman said कि सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, दैट ईच डॉक्टर की इंडिविजुअल कंसल्टेशंस भी सुनी जाती हैं। So you can trace back, खुदा ना खासा if there's a complaint. Absolutely yes, and obviously we take complaints very seriously. डॉक्टर्स के डायग्नोसिस, उन्होंने जो मेडिकेशन दी है, जो डोज दी है, वो सब भी क्रॉस चेक होता है। एंड इस तरह से ओवरऑल वी हैवंट हैड एनी कंप्लेंट्स इन द 1 year जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, बट ऑल द डॉक्टर्स आर वेरी सेफ। सारे क्लिनिकल सिंस ग्रेजुएशन वो क्लिनिकल साइड पे काम कर रहे हैं,
एंड मेल डॉक्टर्स भी हैं, फीमेल। ग्रेट बिल्ड अप एज आई सी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई सी यू गाइज गोइंग प्लेसेस, बिकॉज जो भी अगर आपकी लर्निंग्स होती हैं देयर इज ऑलवेज अ विल टू डेवलप मोर ऑन दैट। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी उस्मान के, बिकॉज आपकी ये प्रैक्टिस या ये आपका जो प्रोडक्ट है, द ऐप हैज़ वर्कड इन 15 डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट अबाउट डेटा प्रोटेक्शन? बिकॉज कोई अपना मेडिकल इशू अगर आपसे डिस्कस कर रहा है, दैट्स वेरी सेंसिटिव डेटा। पाकिस्तान में जो लोग हम आपकी सर्विस के लिए साइन अप करेंगे, उनका डेटा कितना प्रोटेक्टेड है, उसके क्या क्लॉजेज हैं, एंड हाउ आर यू लुकिंग एट इट? That's a great question. Basically, we have sort of very strict controls in place where the data or the customer's sort of historical information is only available to that doctor while they're there in the call center. So I don't have access to anybody's data, even sitting as a CEO. We make sure that there's sort of very strict barriers and controls silos there, and then the data gets stored, and we also, for the sake of medical history perhaps, but not for the sake of other reasons. Exactly, not for the sake of that, and we make it very clear that this is what we're going to use your data for, nothing beyond this. Well, thank you so much, and I wanted to grill it because when it's a great idea, you want to make it foolproof. Thank you Usman, and Dr. Aisha for being here. But great service, और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचाइए, ये भी एक अच्छी बात है। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We'll be right back. Stay with us. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और मेरी अम्मी इंतज़ार करिए एक मैसेज का। अम्मी अभी आपको भेज रही हूँ वो काम जो आपने कहा था, मैंने कहा लाइव ही बता दूँ। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जब हम बात करते हैं शादी के हवाले से या घरों को, ख़ानदानों को, रिश्तों को जोड़ के रखने की, तो एक बड़ी वजह जहाँ पर लोग कहते हैं कि जी हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारी पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं, रिलेशनशिप्स की बाउंड्रीज़ हैं, उसको बार बार लांगा जा रहा है, उसको क्रॉस किया जा रहा है, जिसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहने की कोशिश करें तो ये मदाखलत या इंटरफेरेंस है। मियाँ बीवी के मामलात या एक घर के जो उसका यूनिट है उनके मामलात अगर उस चार दीवारी के अंदर ही रहें तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जितने लोगों से आप मशवरा लेते हैं, जितने लोगों तक वो बात पहुँचाते हैं, उनकी थिंकिंग, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी आपके मसले को मज़ीद पेचीदा कर देते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन से निकलने का हल क्या है? अक्सर ख़ानदानों में जब बात घरेलू मसाइल की होती है तो कहीं ना कहीं कभी आप लड़की की माँ को बुरा कहना शुरू कर देते हैं कि जी उसी ने पट्टी पढ़ाई होगी, गलत सलाह दी होगी, या कभी आप जो लड़के के वालदा हैं उनको बुरा कहने लग जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज से निकलने का और उसको उसमें से ट्रेड करने का तरीका क्या है? अक्सर आप ये देखिए कि ससुराल में भी लड़की को ये ताना दिया जाता है, ये जो तुम लंबी लंबी कॉल्स करती हो अपनी अम्मा से और उनसे जो तुम फीड लेके आके यहाँ पे करने की कोशिश कर रही हो, यहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लड़की अपना घर बार छोड़कर इन नए रिश्तों को निभाने के लिए नए घर में आती है, क्या वो सारी किश्तियाँ जलाकर आती है? वो किसी से बातचीत नहीं कर सकती, सलाह मशवरा नहीं कर सकती, तो फिर कौन है जो उसको मुख्तलिफ जो मराहिल ज़िंदगी के होते हैं या फिर उसकी शादी के मुख्तलिफ मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, वो किससे डिस्कस कर सकती है? किस हद तक आपको दूसरों से मशवरा करना चाहिए और किस हद तक उनको अपने मामलात में इंक्लूड करना रिश्ते की जो अपनी सैंक्टिटी है उसमें मदाखलत करता है? ये है जी हमारा आज का टॉपिक। और इसमें अगर आपका भी जो एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं कि बात संभली या बिगड़ी लोगों की इंटरफेरेंस या लोगों के सलाह मशवरे से, तो हमें कॉल करके बताइए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है और हमारे पैनल से आपको आज इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बुजुर्ग हैं और स्पेशली इस तरह के मामलात को बहुत करीब से जानती हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस मुमताज़ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सब तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हिना, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नफ्सियात का अपनी जो सेल्फ वर्थ है, हमारा जो सेल्फ इमेज है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि उनकी जैसे ही पीठ मुड़ी नहीं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। तो कितनी इंटरफेरेंस रियल होती है और कितनी सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, हम डॉक्टर हिना से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं अशर आलम। इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर, और हमारी इनसे लास्ट टाइम भी जब सोशल इशूज़ पे गुफ्तगू हुई तो मुझे लगा कि आप बड़े इंसाइटफुल हैं इस मामले पे, बड़ी गहरी निगाह है आपकी लोगों के जो हमारे मामलात होते हैं। सो थैंक यू अशर फॉर बीइंग हियर टुडे। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर हिना मैं आपसे करना चाहूँ,
कितनी यानी किस हद तक मदाखलत रियल होती है और किस हद तक हमारा जहन, खाली जहन जिसको कहते हैं शैतान का कारखाना होता है कि जी अगर आपकी सास और आपकी नंदें और आपका गलती से शौहर एक साथ बैठा हुआ है तो बीवी ये सोचना शुरू कर दे कि ये ज़रूर मेरी बुराई कर रहे होंगे। जी, इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि 99% ये आपकी अपनी जो जहन की अजम्पशंस होती हैं, जो आप सिर्फ और सिर्फ जो लोगों की कही हुई पहले से बातें और एक्सपीरियंसेस आपने सुने होते हैं, आप उनको पुट करना शुरू कर देते हैं अपनी सिचुएशन में। सही। और इस एक्स्ट्रा एनालिसिस से, यानी एक होता है ना कि एक आपके पास नॉलेज होती है तो आप उसे सही से यूज़ करें, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा किसी चीज़ में अपनी माइंड को इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ वही जवाबात आपके सामने लेके आता है जो आपने अपने रोजमर्रा मामूलात में देखे, सुने या एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं या किसी ड्रामे में देखे होते बिल्कुल है ना? तो माइंड का ये काम है कि वो फिट इन करेगा उस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज को, यानी वो जो खाली जगह हैं वो उसमें उन्हीं ही एक्सपीरियंस, स्टोरी में गैप्स है जो आपकी इमेजिनेशन फिल कर रही है। बिल्कुल, इमेजिनेशन फिल करती है। इसकी एक बड़ी आसान सी मिसाल है कि जी मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, थोड़ी देर के लिए खामोशी हो गई, मियाँ या शौहर अपनी वालदा के साथ आके बैठा, वापस जब कमरे में आया तो जो एक्सचेंज होता है बीवी ऑटोमेटिकली अस्यूम करिए कि वहां से तुम्हें कुछ कहा गया होगा और तुम मुझे आके ये बात बिल्कुल। और इस वजह से जब आप इस तरह की थॉट में इंडल्ज हो जाते हैं, आपकी सेंसिटिविटी जो होती है वो खुद ही हाइटेंड हो जाती है, यानी आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। तो आप उन छोटे छोटे से क्यूज को भी पिक करते हैं जो जनरली आप इग्नोर कर रहे होते हैं। हाँ। और इस वजह से फिर आप कहानी बुनते चले जाते हैं एंड देन वो आपके एक्शंस में जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिस्पॉन्स फिर रियल आता है। सही। अच्छा, लेकिन क्या कहेंगे अशर कि एक नया शादीशुदा जोड़ा है या अगर वो पहले तो लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में नहीं सॉल्व कर पा रहे, क्या फिर भी ऐसे भलते हैं या बिगड़ते हैं? बड़ों से मशवरा ज़रूर करना चाहिए और बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में आज भी सिस्टम है कि हमारे इर्द गिर्द बड़े मौजूद हैं जो हम उनसे आगाही भी ले सकते हैं, उनसे रहनुमाई भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम खुद से तो बात करें। अभी जो ये इशू हुआ है, क्या हम इसको लेट गो कर सकते हैं? या हो सकता है कि हम ऐसे मामला, बल्कि 99% मामला जो है अपने माँ बाप के पास या लड़की के माँ बाप के पास वो लेकर जाते हैं जिसके बारे में हमने खुद अपने अंदर ये असेसमेंट नहीं की होती कि ये कितना बड़ा गुनाह है या कितना बड़ा मसला है, इसके साथ मैं चल सकता हूँ भी नहीं चल सकता। खुद फैसला करते नहीं है, दूसरों के पास अदालत लगाते हैं। जाहिर बात है फिर हर इंसान का फैसला उसके अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होता है। लेकिन और अक्सर हम ऐसे लोगों से मशवरा लेते हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी तबाह होती है। नहीं, लेकिन अशर मिसाल के तौर पे आप ये देखें ना कि लोग कहते हैं कि जिस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को जानते हैं, शौहर और बीवी, उस तरह कोई और उनको नहीं जानता। यानी एक लड़की होगी, उसकी वालदा के लिए तो वो सबसे बेहतरीन है और वो उसके अंदर कोई खामी नहीं देख पा रही, लेकिन उसका रवैया या उसका एटीट्यूड अपने शौहर की तरफ कैसा है या शौहर का बीवी की तरफ कैसा है, ये कोई तीसरा कैसे भांप सकता है? बिल्कुल भांपना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन जब कमरे की आवाज़ बाहर जाएगी तो जाहिर बात है बड़े माँ बाप जो होंगे, कोई भी बड़ा होगा, वो फिर इंटरवीन करते हैं और अच्छी बातें करना चाहिए। आराम से बैठ के खुद पहले आप अगले को समझो कि मेरी वजह से उसको क्या तकलीफ हुई है। अच्छा। या मुझे जो तकलीफ हुई है उसको मैं किस तरह गाइड करूं। हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम गलत साबित हों। अच्छा, और एक और चीज़ हमने बड़ी कॉमन देखी है कि विक्टिम मेंटालिटी बहुत है, यानी अपने आप पे अफसुर्दा रहना, अपने आप को सेल्फ पिटी में जाना बड़ा कॉमन है। और अक्सर जब मामला बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, जब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, तो हर कोई डिफेंसिव पे होता है, अपने आप को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। मिसेस कुरैशी, आपसे पूछना चाहूँगी कि बड़े बड़े समझदार लोग जिनके बच्चे भी हैं, जो पूरी दुनिया में करियर पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे में हम अक्सर सुनते हैं कि जब तलाक हो जाती है तो लोग कहते हैं कि जी वालदा के कहने पे या ससुराल वालों के कहने पे मुझे तलाक हो गई। यानी ये क्लेम शौहर का भी होता है और बीवी का भी होता है। तो ये जो अच्छे भले समझदार एडल्ट लोग हैं, इनको कोई कह दे तो ये तलाक दे देते हैं? देखिए, कोई देता नहीं तलाक वो खुद। मैं एक चीज़ का कहती हूँ कि इसमें सेपरेशन होनी चाहिए। सही। अगर आपका इस नहज पे पहुँच गया कि तलाक हो रही तो आप सेपरेट हो जाएं। कुछ अरसे के लिए सेपरेशन के बाद आपको पता चलता है कि आप उस घर में वापस जाएंगे तो आपके क्या हालात होंगे। जैसे एक लड़की शादी के बाद वापस आती है घर में तो उसे पता है भाभी का रवैया कैसा होगा, भाई का रवैया कैसा होगा, कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा। और खूबियाँ में आती है, लड़ झगड़ के अपने माँ बाप को सारी पता नहीं कौन कौन सी कहानियां, एक कोई बात हुई होती उन्होंने ये भी किया सुनाएगी। हाँ। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो रियलाइज करेगी कि ये बात ऐसी नहीं इतनी थी,
इतनी बुराइयां इसमें नहीं थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। अच्छा मिसेस कुरैशी, आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम पे बड़ी अच्छी बात की थी कि देखिए यहाँ जब हम मदाखलत या इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, जो आपके वालदैन हैं वो तो आपका भला ही चाहते हैं, चाहे लड़की के वालदैन हो या लड़के के वालदैन हो, वो अच्छा सलाह देने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि वो घर टूटे। लेकिन क्या आप कहेंगी कि हमारे यहाँ जो ये नई रविश है कि सलाह और मशवरा दोस्तों से लिया जाता है, वो मामलात को संभालता है या बिगाड़ता है? नहीं, वो बिगाड़ता है, बिल्कुल। मैं 100%। अब मेरा झगड़ा होता था शुरू में, शादी हर घर में झगड़ा होता है। हाँ। तो मेरे हस्बैंड जो हमेशा मेरे वालिद के पास जाते थे लेकर कि ये इसने ये किया, तो मेरे वालिद साहब हमेशा इनकी कुछ साइड ले लेते थे। अच्छा। और मेरा रोना ये था, पापा जी वो आया आपको पढ़ा के चला गया। तो वो कहते थे कि बेटा मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मुझे पता है तुम में कौन सी बुराई है। हाँ। और अगर वो मेरे पास आ रहा है तो तुम ये समझो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मेरे पर भरोसा कर रहा है, किसी और के पास, किसी ऊपर नहीं जा रहा, अपने घर में नहीं डिस्कस कर रहा, मेरे पास आ रहा है, मैं उसको भी ठंडा कर देता हूँ और मुझे पता है तुम्हारी आदतें कौन सी हैं। बात को संभाल लिया जाता है मैच्योरिटी के साथ। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी मोहम्मद से बात कर रहा हूँ, रायमंड रोड लाहौर से। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बेटा, मैंने बताना ये था कि अभी परसों की बात है, हमारे नेबर में एक लड़का था, उसने 6 माह पहले शादी हुई और 4 माह से बेटी घर जाके बैठी हुई है। अच्छा। तो एक तलाक उसने भेज दी आज से महीना पहले। उसके भाई वगैरह सामान लेने आए, लड़की की मदर भी सौतेली थी, भाई सामान लेने आए, 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम ले लिया, दोबारा सामान लेने आए तो लड़ाई हो गई उनकी आपस में ना। सही। हम पुलिस स्टेशन तक बात चली गई, दोनों लोग जख्मी हुए, दोनों फैमिलियों के। अब जब पुलिस स्टेशन तक गई तो मेरे नेबर ने मुझे वो लिया कि आए हेल्प के लिए, उधर से भी 1-2 लोग आए हेल्प के लिए, जो पुलिस स्टेशन में एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे थे कि आप तैयार करवा देंगे, ये मामला रफा दफा हो जाए। जी हाँ, नहीं रफा दफा नहीं, कि एक दूसरे को सुलह सफाई हो जाए, पूरा सही हो जाए, कि एक दूसरे की मदद करेंगे कि FIR हो जाए। अच्छा। लेकिन जब हम बेटा वहाँ पहुँचे ना जी, इधर से मैंने दोनों पार्टियों को लहरा करके पूछा जी कोई दरमियानी रास्ता है, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं तो मैं इस काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। बिल्कुल। दूसरी दोनों ने कहा नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। अब लड़की की तरफ से एकदम मैच्योर बंदा आया, इधर से मैं गया, तो अब मामला ये है बेटा कि इतना आगे जाने के बावजूद भी मामला हमने संभाल लिया है। हमने दोनों पार्टियों को कहा है कि भाई ये मामला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो दोनों ही पार्टियों की जो गलत फहमियां थी ना, बस आपकी कॉल से मैं ये अखज़ करती हूँ कि अगर सलाह देने वाले की या जो बीच में वकील बन के गया है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए कि जी मैंने इस मामले को नेक नियति के साथ सुलझाना है, तो हमेशा कोई राह निकल आती है। लेकिन अब नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आएंगे तो इसको भी ज़रूर जज करेंगे कि अक्सर जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं जैसे भाई बहन, और अगर मामलात बहुत ख़राब हैं तो किस तरह एक ऐसे समझदार इंसान को अपना वकील बनाया जाए, जिस तरह के अभी कॉलर ने हमारे कहा कि मामलात को संभाल लिया जाए। वरना कभी कभी जो वकील होता है वो खुद इतना गुस्से वाला होता है कि वो मामले को जो सुलझता हुआ भी मामला होता है ख़राब कराता है। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, आज का सब्जेक्ट काफ़ी वाइड है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उसको बीच में फोकस्ड रहने की मदाखलत के इशू के ऊपर, और उससे जुड़े हुए कई मामलात होते हैं। किसको आप अपना वकील बनाते हैं, किससे सलाह मशवरा लेते हैं, किसको ये राइट देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे नेगोशिएट या बात करे, ये बहुत अहम फ़ैसला होता है। डॉक्टर ना, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो यानी एक आवाज़ या एक आम ख्याल तासुर लोगों का ये है कि पहले ही दिन से अपनी बाउंड्रीज़ आप खींचते हैं और लोगों को अपने मामलात यानी मियाँ बीवी के मामलात में बोलने ना दें। लेकिन इससे होता ये है कि मज़ीद तलखियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ कह दिया, न्यू फैमिली मेम्बर्स हैं, नए रिश्ते हैं, तो शुरू में ही अगर आपने रिएक्ट किया अपनी तरह से बाउंड्री सेटिंग में, तो प्रॉब्लम्स तो और बढ़ती हैं। देखिए, पहले इस बात को समझना ज़रूरी है, बाउंड्री सेटिंग्स का कहीं पर भी ये मतलब नहीं होता कि जो आपकी लाइफ में डिफरेंट रोल्स में लोग मौजूद हैं आप उनकी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें। सही। मोस्टली ऐसा होता है कि बाउंड्रीज सेटिंग में लोग समझते हैं कि ना कर देना इज बेसिकली बाउंड्री सेटिंग। दिस इज नॉट एक्चुअली। बाउंड्री सेटिंग इज लाइक कि जब आप इनिशियली कहीं पे भी कभी भी किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में आते हैं तो वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है डिफरेंसेस की,
और होता ये है इनिशियली कि लोग स्पेसिफिकली हम अगर शादी की बात कर लें कि जब कोई, अगर हम इसको एग्जांपल्स में लोगों को एक्सप्लेन करें, देखिए शुरू में मसाइल कहाँ पे होते हैं कि जी मियाँ बीवी नई शादी हुई है, लेट घर आना चाहते हैं तो घर में किसी ने टोक दिया कि ये कौन सा वक्त है आने का। बीवी कहीं जाने के लिए तैयार हुई, अपनी पसंद के कपड़े पहने, सास ने टोक दिया, उसने कहा जब मेरे शौहर को प्रॉब्लम नहीं है आपको क्या प्रॉब्लम है, इंटरफेयर ना करें। वो जो इस तरह के मसाइल आते हैं, क्या ये इंटरफेरेंस है भी, या आप समझती हैं कि ये शुरू के एडजस्टमेंट इश्यूज हैं? ये शुरू के एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। मैं बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये समझती हूँ, क्योंकि देखिए हर रिश्ते के एक दूसरे रिश्ते के साथ कुछ जुड़े हुए एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सही। ये उन एक्सपेक्टेशंस के नतीजे में होता है। ओके। ठीक है, और हर कोई अपने लेवल पर ये डिफाइन कर रहा होता है कि वो उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन, अपना हक शायद जताता है। सही। इधर इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि जो कपल होता है, हाँ। ठीक है, वो पहले से ये चीज डिसाइड कर ले कि किस मैटर को किसने हैंडल करना है। डेफिनेटली जो अगर हस्बैंड के पार्ट पे देखें, अगर हस्बैंड अपनी फैमिली को ज्यादा अच्छे से जानता है तो वो मैनेज करने के तरीके ज्यादा बेहतर जानता होगा। वहां पर रादर देन के वाइफ जो है कन्फ्रंट करे, ब्लंट हो, हाँ। कन्फ्रंट करे, तो बेहतर है कि वो उसे हस्बैंड के थ्रू करे, मियां को आगे कर दें। जी बिल्कुल। यानी ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी जरूरी होती है। ठीक है, और जाहिरी बात है कि हर कोई, मैं जैसे मैंने कहा ना कि इनिशियल रिलेशनशिप में एक दूसरे को दोनों तरफ से समझने का सिलसिला जारी और सारी होता है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें शायद आपकी किसी को पसंद आती हैं, कुछ चीजें आपको भी किसी की पसंद आती हैं। लेकिन अगर अशर आपकी तरफ इस गुफ्तगू को लेके आओ, ये तो हो गया मामला छोटी मोटी नोक-झोंक जिन्होंने आपने कहा कि ये एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, लेकिन अब एक्चुअल मदाखलत पे आ जाते हैं, जिसमें होता है मिसाल के तौर पे लड़की को ये फोर्स किया जा रहा है कि तुम अपनी जो शादी के जेवरात हैं वो सास के हवाले कर दो मिसाल के तौर पे, या लेटर ऑन जो बड़े डिसीजंस हैं लाइफ के कि शौहर कौन सी नौकरी करे, क्या वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ना करें, उनका बच्चा कौन से स्कूल में जाए, कितनी उम्र में स्कूल पे जाए, इसमें जब लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप अफेक्ट होता है। ये जेन्युइन मदाखलत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मोहब्बत ही छोड़ दें कि शौहर इन्वेस्टमेंट करेगा, आप दिमाग ये बना लें इसके नुकसान हो फ़ायदा हो मैं इसके साथ हूँ। लड़की के जेवर का मामला है, जेवर क्या है, कुछ नहीं। अगर सास तो लाइफ पार्टनर कैसी है, अगर उससे किसी चीज में आपने कंसल्ट ही नहीं करना, उसको ट्रस्ट ही नहीं देना, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, तो वो अल्लाह मियां की गाय पीछे बैठी है, हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है। लाइफ पार्टनर जरूरी नहीं है बिजनेस आइकॉन भी है, लाइफ पार्टनर जरूरी नहीं है कि डॉक्टर भी हो, लाइफ पार्टनर जरूरी नहीं है कोई इन्वेस्टर स्पेशलिस्ट भी हो, जरूरी नहीं। हाँ, इमोशनल गाइडेंस आधा जरूर करें। परवरिश, चलें ये तो आपने मटीरियलिस्टिक बात की, बच्चों की परवरिश अगर एक खातून अपने तरीके से करना चाहती है और बार बार नहीं जी इस स्कूल में नहीं, इसको हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा, वो तो गलत है, वो तो माँ का ये मदाखलत है ना, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको मदाखलत अगर हो भी रही है तो आप अगर अंदर से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और आपने सास को माँ मान लिया है तो बुरा नहीं मानती, क्योंकि मदाखलत में कोई खुश नहीं होता। मिसेस कुरैशी आप क्या कहेंगे? मैं वैसे देखो मदाखलत जो है सास बल्कि अच्छी तरीके से करती है। हाँ। आप नंदों की अलग बात करें क्योंकि वो एक समझदार औरत होती है, उसको पता है कि मेरा घर बच्चे का टूटे ना, खत्म ना हो। हाँ। बिल्कुल मैंने देखा सासें इतनी बदतमीज नहीं होती जितनी नंदे बीच के लोग होते हैं। अच्छा मिसेस कुरैशी, आपने कभी ये देखा है कि सास अच्छी भली बहुत प्यार से अच्छे तरीके से रवैया किए हुए थी, नंद आके वीकेंड रह के गई, उसके बाद घर में एक भूचाल है, ये भी तो मदाखलत है ना? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। मैंने आपको कहा है कि सासों की इतनी मदाखलत जो लड़कियां मान भी लेती हैं कि चलो ये बड़ी हैं, लेकिन चूंकि नंदे हम उम्र होती हैं या कोई छोटी है कोई बड़ी है, उसकी मानने को तैयार तो ये उसके बाद फिर हम जुमला सुनने को मिलता है ना कि इनसे कहें अपने घर में रहें और वो ही संभालें, यहाँ मत आए, हमारे घर में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। कहते हैं नंदे गंध है, नंद गंध। मैं नहीं कह रही है, मिसेस कुरैशी कह रही है। एक कॉलर हमारे साथ है, हालांकि मैं भी नंद हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं आबिद रज़ा बात कर रहा हूँ कराची से। जी आबिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा कहना यह है कि जिस तरह शादी दो रवैयों का, दो मिजाजों का, या कहने चले दो मुख्तलिफ खानदानों का मिलाप होता है, इसी तरह तलाक जो है वो नतीजतन इनका इख्तलाफ का नतीजा निकलता है बहुत ही हाई लेवल पे जाके। सही। हमारे माशरे में क्योंकि हमने कहानियां पढ़नी छोड़ दी हैं, हमने डिप्टी नज़ीमत को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने अक़वाल की शायरी समझनी छोड़ दी है, तो हम एक दूसरे के रवैयों को समझते ही नहीं है। उनको बर्दाश्त करना और उनको अवॉइड करना तो बहुत बात की बात है। तो जब तक हमारे घरों में रीडिंग की एक ऐसी हैबिट नहीं होगी, हम किताब से मदद नहीं लेंगे। देखिए, कहानी में किरदारों के हवाले से हम सब कुछ समझते हैं। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम माशरे पे एक वसी नज़र नहीं रखेंगे, यानी आपको एक लार्जर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर हिना, जो अभी हमने मिसालें दी, ये जेन्युइन मदाखलत है, जहाँ पे एक शख्स एक ऐसे माहौल में आ गया है जहाँ वो घुटा घुटा फील कर रहा है, ख़ास तौर पे लड़की। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपकी एडवाइस क्या होगी? देखिए, ऐसे सबसे पहले तो आप किसी भी फैमिली में हैं अपने हस्बैंड की वजह से, इसका मतलब है कि आपका प्राइम रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ है। आप पहले उससे अपनी बॉन्डिंग दुरुस्त कीजिए और उसके साथ असर्टिव कम्युनिकेशन में आइए। मसला सारा ये होता है कि जब कोई खातून बात भी कर रही होती है तो वो ब्लेमिंग रेफरेंस में जब बात करना शुरू करती है तो पार्टनर जो होता है वो डिफेंसिव होता है। जाहिर बात है, माँ भी उसके लिए अहम है, बहन भी उसका रिलेशनशिप है। तो आप ब्लेमिंग के बजाय अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कम्युनिकेट करना सीखें। आपका इशू नन नहीं है, आपका इशू सास नहीं है, आपका इशू या मैटर में भी वो वेलबींग है आपके बच्चे की, या वो राइट है जो आप एड्रेस करना चाहती हैं बीइंग मदर। अच्छा, आप इसी तरह उसे पुट कीजिए। बहुत सारी खवातीन, क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन में अगर वो पहले मिसाल के तौर पे मदाखलत को या जुमलोबाजी को, बातचीत को बर्दाश्त कर रही है, व्हेन शी इवेंचुअली गोज टू द हस्बैंड वो एक्सप्लोड करती है, या तो वो गुस्से में आती है, आपने कहा जैसे ब्लेम करी, या रोना धोना। ये दोनों ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये इमोशनल एक्सप्रेशन का भी अप्रोप्रिएट वे नहीं है। सही। आप कहीं की जो भड़ास है किसी दूसरे पे जाके जब निकालेंगे और वो उसे रिसीव करेगा तो वो भी रिएक्टिव होगा। सही। आप सिचुएशनली, मैंने फिर कहा कि अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो उसको बताने का एक अंदाज होता है। आप दूसरे पर्सन को ये मैसेज दे सकते हैं, तहजीब तमीज के दायरे में रहते हुए मैं सास को ये बता सकती हूँ कि बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप शदीद गुस्से में हैं उस वक्त किसी भी मामले को एड्रेस करने की कोशिश ही ना करें, ना आप सास से उस वक्त बात करें, ना उस वक्त हस्बैंड से बात करें, उसको प्रोसेस करने दें। कभी कभार हमें अपनी फीलिंग्स का ही पता नहीं होता कि हमें गुस्सा है या गम। उर्दू में तो हम वैसे ही कहते हैं ना, गमो गुस्सा, तो हमने मिला ही दिया उसको साथ में। हर किसी को अपनी लिमिटेशंस का पता होता है। देखिए, हर किसी की शख्सियत मुनफरिद होती है। सही। ठीक है, तो कुछ लोगों में बहुत ज्यादा बर्दाश्त का मादा होता है, वो टॉलरेट भी कर लेते हैं, वो इस तरह प्रोसेस भी कर लेते हैं जिस तरह आप कह रही हैं। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब भी हम कभी भी किसी जज्बाती कैफियत में होते हैं, हमारे दिमाग का वो पार्ट जो कि सोचने समझने की सलाहियत रखता है वो शट डाउन होता है, लॉजिकल प्रोसेस शट डाउन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी जज्बाती कैफियत में जो भी डिसीजन लेंगे वो दुरुस्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि टेम्पररी इमोशनल सिचुएशन में आप कभी भी अपने लाइफ के परमानेंट डिसीजन ना लें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचे भी और सिंक इन करने दें। हम इस बात को ना बड़ा, हमने उसको प्लस पॉइंट बनाया हुआ है, हम अपने आप को हीरो समझते हैं अगर हम बहुत जज्बाती हैं, लेकिन जिस तरह के जज्बात का उतार चढ़ाव होता है उसमें जो डिसीजंस होते हैं आमतौर पर आप अपने लिए ऐसे फैसले करते हैं जिसको आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। डिवोर्स रेट्स जहां पे बढ़ रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों, अभी एक रिसेंटली सर्वे हुआ है कि 50% ऑफ द पीपल से दैट इफ दे कुड गो बैक इन टाइम वो अपनी डिवोर्स को अवॉइड करते, वो उन मसलों को हल करने की कोशिश करते। तो मेरे ख्याल में इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। हमने मदाखलत का एक और एंगल भी निकाला है कि जी अगर खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी में से मियाँ बाहर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है और वो एक्सटर्नल पार्टी आपकी लाइफ में और आपके एक अज़दवाजी ताल्लुक़ में इंटरफेरेंस कर रही है, तब खातून को क्या करना चाहिए? कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, आप भी बताइएगा। डॉक्टर हिना, अगर आपसे शुरुआत करूँ कि एक खातून है वो समझती है कि उसके रिश्ते में एक थर्ड व्हील आ गया है, क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो अपने पार्टनर से उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल एक थर्ड न्यूट्रल इंडिविजुअल को जो कि इन्फ्लुएंस भी रखता हो उसे उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जब आपको लगे कि आपकी दायरा इख्तियार से सिचुएशन बिल्कुल आउट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि बहरहाल चाहे कुछ भी हो, हम जितना भी इन्वॉल्व हों, आपके लाइफ में इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं उस पर्सन पे, ताकि आप एडिकेटली उस इशू को हैंडल कर सके, रादर देन कि आप अपने राइट को विदड्रॉ कर दें। बिल्कुल खामोश होना, बिल्कुल ऐसे शो करना जैसे आपकी नॉलेज में कोई चीज नहीं है, ये चीजें उससे असरअंदाज नहीं हो रहे हैं। ये एक्चुअली दूसरे को शायद ये सेंस देता है,
ठीक है, कि यू आर अलाउड व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, एंड देन आप इस इंतजार में, इस होप में शायद कि सब चीजें वक्त के साथ साथ दुरुस्त हो जाएंगी, आप उसे इस चीज पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चीजें आपके इख्तियार से जब निकल जाती हैं एंड देन फिर आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं, फिर आप वावेला करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। आप क्या कहेंगी? यानी कई लोग ये भी कहते हैं कि जी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता, यानी उसमें कहीं ना कहीं गैप्स और वीकनेसेस आ रही होती हैं, तो उसमें कोई तीसरा शख्स आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में खातून को क्या करना चाहिए कि वो अपना घर भी बचाए और अपनी जो एक साख है घर की, यानी दुनिया भर में उसका तमाशा भी ना बने, तो उसको क्या करना चाहिए? बस लोगों से मशवरा अच्छे मतलब है, आपको भी पता है कि आपकी फैमिली में कौन ज़्यादा अक्लमंद है, सेंसिबल है, उनकी फैमिली में कौन है, आप उनसे जाके मशवरा करें। हो सकता है कि दूसरे लोग जो है सीनियर लोग आपको कोई अच्छा मशवरा दे दें। मैं तो हमेशा कहती हूँ मशवरे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मशवरा आप सही लोगों से लें। आपको हमेशा अंदाज़ा होता है कि मेरे घर में कौन कूल टेम्पर है, कौन अच्छा है और कौन फ़ौरन हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। क्योंकि जो गुस्से में आने वाला है उससे आप मशवरा लेंगे, उसको अगर भेजेंगे सालिश बना के तो वो तो उधर थप्पड़ मार के ख़त्म करके आ जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं सरदार हमायूं अली खान लाहौर से बोल रहा हूँ। जी सरदार साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी मसले में बात करना चाह रहा हूँ कि जो आजकल बच्चियों के मामलात हैं वो ज्यादा माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जी, और उनको ये चाहिए कि मतलब पेशेंस जो है ना कम रह गया हमारी सोसाइटी में। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा, इसका एक और एंगल ये भी निकलता है कि हम अक्सर देखते हैं कि मियाँ बीवी अगर आपस में झगड़ भी रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम देखकर अनदेखा करते हैं। जैसे अशर अभी बात कर रहे थे कि जी आवाज़ अगर कमरे से बाहर आ रही है झगड़े की, वो कहते हैं नहीं नहीं मियाँ बीवी का मामला है, या फिर मारपीट तक बात पहुँची हुई है, मोहल्ले वाले भी कहते हैं भाई इनका आपस का मामला, हम इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। अशर, कहाँ पे ये मुजरिमाना गफलत होती है जहाँ पे आप समझते हैं कि वालिदैन को, घर वालों को, आस पड़ोस के लोगों को ज़रूर मदाखलत करनी चाहिए थी, क्योंकि एक पार्टनर के साथ मिसाल के तौर पे ज़्यादती हो रही है, वो भी तो हम यानी कई दफ़ा हम शशो पंच में होते हैं ना कि करें भी या ना करें। आप उसमें क्या समझते हैं कि रूल ऑफ थंब क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो कोई भी सूरत ऐसी नहीं निकलती जिसमें किसी बाहर वाले को मुदाखलत करनी चाहिए। मशवरा ज़रूर हासिल कीजिए, फैसला उन मशवरों की बुनियाद पर ना कीजिए। सही। सबसे पहले अपनी ज़ात से पूछिए कि आया इसने जो गलती की, जैसे आप बात कर रहे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की, ऐसे शख्स की तो विरासत और खून में ही बदनीयती है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे बर्दाश्त करेंगे, मर्द या औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? हाँ। लेकिन इसका हल ये भी ना निकालें, दूसरा एंगल ये रखें, हल डायरेक्ट डिवोर्स ना निकालें। सही। लेकिन उसको ये ना कहें अब ये उस औरत उस थर्ड पार्टी के चक्कर में मुझे अबैंडन कर रहा है, तो आप खुद को ढालना शुरू करें। अगर आप अबाया पहनती हैं तो वो मॉड स्क्वाड होने की कोशिश करें। आप मॉड स्क्वाड हैं तो आप बोले नहीं मेरा शौहर मजहबी हो रहा है, मैं अबाया पहन लूँ, क्यों? उसकी शख्सियत में खुद को डालें, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त एक आपने पॉइंट यहाँ पे रेज किया मिसेस कुरैशी। कई दफ़ा जब हस्बैंड एंड वाइफ आपस में लड़ते हैं और मदाखलत भी हो रही है, इधर उधर से आपके पास फीड भी आ रही है, तो मुकाबले पर आ जाते हैं। अगर शौहर कोई बात बीवी को बुरी लगी है तो कहती है अच्छा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये फिनोमेना कैसे कम किया जी? तो बहुत गलत बात है। हाँ। कि आप अगर एक चीज़ को बुरा समझते हैं तो आप करेंगे कि मैं भी यही कर सकती हूँ। ये करना तो बहुत आसान है, लेकिन डट जाना कि मैं ये करूंगी इसको ठीक करके रखूंगी, हाँ। ये बहुत गलत बात है। सही। मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ कि एक बंदे को उसको ज़रा खामोश हो जाना चाहिए, अपना टेम्पर ठीक रखना चाहिए, बजाय ये कि मैं भी ये करके दिखाऊंगी, चुप हो जाए। हाँ। बाद में जिस वक्त ज़रा गुस्सा ठंडा हो मियाँ का या किसी का या बीवी का ठंडा हो तो आराम से बैठ के बात। अच्छा, इसमें बहुत सारे हमें एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे डॉक्टर हिना भी हमने कहा ना मैं करके बताऊंगी, मियाँ लेट आ रहा है तो मैंने भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना शुरू कर, उनके ख़ानदान में कोई बात हुई तो मैंने भी अपने मैके में ज़्यादा टाइम रहना शुरू कर दिया है। इस तरह की मुकाबलेबाजी क्या चीज़ों को मज़ीद सबसे पहले तो इस बात को समझे कि जो चीज़ आपको इतनी बुरी लग रही है, जो आपका शिकवा है, हाँ। ठीक है, आप जिसको गलत समझ रहे हैं तो वो आप कैसे खुद कर सकते हैं? आप अपनी पोजीशन वीक कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पोजीशन, यानी इसका मतलब फिर तो शिकवे का जवाब ही नहीं है ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इस बात को समझें कि ये जो पार्टनर में, यानी मुझे हंसी इस बात पे आती है बाज़ दफा कि इसमें तो पार्टनरशिप है कि ये बराबरी है तो ये बराबरी है, लेकिन इसमें पार्टनरशिप नहीं है कि एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर किसी की ये स्टाइल्स हैं पर्सनैलिटी के, किसी की अगर ये आदत हैं तो आप उसको पहले एज इज एक्सेप्ट करें। ठीक है, आप डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें, इसमें कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इशू सिर्फ ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे
कंट्रोल एग्जर्ट करना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। बिकॉज द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आप अगर मिसाल के तौर पे ले लें इस बात को कि बहुत दुखी हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप लोगों के मशवरे को यानी कान धर लेते हैं उसके ऊपर, एक शख्स कैसे रिकग्नाइज करे कि अगला बंदा आपको नेक नियति से कोई मशवरा दे रहा है? क्योंकि लोग पंप भी तो करते हैं ना, तो अगर आप दुखे हुए हैं उस वक्त और आपके जो भी मसले चल रहे हैं उसमें हाउ शुड अ पर्सन रिकग्नाइज कि अगला बंदा जो आपको मशवरा दे रहा है वो सही है या गलत है, या जैसे उन्होंने कहा कि मशवरा दे रहा है लेकिन उस मशवरे से इन्फ्लुएंस होकर फैसला ना करें, ये कैसे किया जाए? बिल्कुल अपना दिमाग भी, देखिए अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको ना। हाँ। बात यह है कि आप जब अगर आप किसी से मशवरा लेने जा रहे हैं ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे आम आप लोगों से इर्द गिर्द आपके मौजूद हैं और आप मशवरा नहीं ले रहे होते, एक्चुअली आप सिर्फ अपना कथारसिस उनके साथ कर रहे होते हैं और वो उसमें अपनी राय इनपुट कर रहे होते हैं, वैलिडेशन कर रहे होते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इसको वैलिडिफाई करें कि मेरा गुस्सा जायज है ना, देखो मेरा शिकवा जायज है। 4 लोगों से डिस्कस करने के बाद आपको शायद 2 लोग सही मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त आप सही उसी को समझते हैं जो आप सुनना चाह रहा होता है और जो आप सुनना चाह रहे होते हैं। मिसेस कुरैशी, बात ये हुई कि आप सलाह करने के लिए भी उस वक्त जो आपने ऑलरेडी जहन बना लिया है वो सुनना चाहते हैं, हमेशा हमेशा आप वही सुनना चाहते हैं और कहते हैं यही मेरा मुखलिस दोस्त है। हाँ। और इसीलिए हमेशा न्यूट्रल पर्सन के पास आपको जाना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब कि जिसका जो बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व, जाहिर बात है हर कोई बहुत दफा काउंसलर को अप्रोच नहीं कर पाता, लेकिन आपके इर्द गिर्द जरूर कोई ऐसे न्यूट्रल लोग होते हैं जो डायरेक्ट तलाश बहुत जरूरी होती है, कोई ऐसा समझदार न्यूट्रल शख्स जो वाकई आपका वकील, आपका सालिस बनने का हकदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस कुरैशी, डॉक्टर हिना एंड ऑफ कोर्स अशर। वसी सब्जेक्ट था जी, हमने कोशिश की कि मदाखलत के मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने रखें। टॉलरेंस बहुत ज़रूरी होती है और जज्बाती फैसला जैसे डॉक्टर हिना ने कहा बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा जज्बात को, गुस्से को ठंडा होने दें, उसके बाद सोच समझ कर चीज़ों को आगे लेके मेरे मियां जब फौरन उठ के चले जाते मैं दफ्तर जा रहा हूँ, आपकी इससे जो ना हवाखोरी भी हो जाएगी, सेहत भी अच्छी रहेगी और मामला भी संभल जाएगा। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।